अरे भाई, बाई रुकता है। उसको वो बहुत ही शक भरा एग्रीमेंट याद आता है जो उसने उस बड़े विलेन डीमन किंग बेल्फेगोर के साथ अपने रिग्रेशन से ठीक पहले किया था। एक सचमुच बुरी हंसी के साथ बेल्फेगोर ने आखिरकार उस डील का डर भरा दाम बताया। उसने हमारे एमसी बाई को बताया कि जब वो पिछले वक्त में वापस पहुंच जाएगा तो उसको पक्का से छुपाकर रखे हुए 6 और अजीब लोगों को ढूंढना और आजाद करना पड़ेगा। पूरी तरह से उलझा हुआ बाई ने पूछा कि 6 और लोग जिनको उसे आजाद करना था, इसका मतलब क्या है? बेल्फेगोर ने बस आराम से वो गिनती पक्की कर दी। एक शैतानी, सचमुच परेशान करने वाली हंसी के साथ उसने बात आगे बढ़ाई जब उसके पीछे 6 बहुत ज्यादा ताकतवर फिगर्स की डरावनी परछाइयां दिखने लगीं। उसने ये धमाका किया, बाई को बाकी 6 ग्रेट डीमन किंग्स को ढूंढना और आजाद करना होगा। बाई का शौक इतना गहरा था कि वो बिल्कुल बोल नहीं पाया। बेल्फेगोर ने फिर उनको ट्रैक करने का तरीका बताया, अपने सीने को छूते हुए समझाया कि वो शापित दिल जो बाई को दिया गया था वो सही वक्त आने पर एक सेंसर की तरह काम करेगा। आगे झुककर एक चालाक, लगभग दोस्ताना हंसी के साथ बेल्फेगोर ने बाई को यकीन दिलाया कि बाकी डीमन किंग्स उन घमंडी गॉड से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी हमारा एमसी करता है। इसका मतलब है कि उनके मेन उद्देश्य बिल्कुल मिलते हैं। फिर उसने चालाकी से सलाह दी कि उनको आजाद करने के बाद बाई को उन्हें अपनी पर्सनल स्लॉटरिंग गॉड स्क्वाड के रूप में रिक्रूट करना चाहिए ताकि उसकी बदले की राह बहुत तेज हो जाए। बेल्फेगोर एक पागल अजीब हंसी में फूट पड़ा। उसको यह आइडिया बहुत पसंद आया कि एक हीरो अल्टीमेट डीमन किंग्स के साथ एक बड़ा गठबंधन बना रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया जब उसने अपनी साफ सुथरी टाई ठीक की और ऐलान किया कि उन बेवकूफ और सचमुच भद्दे गॉड्स ने यह बर्बादी खुद अपने ऊपर लाई है। उसने मीटिंग एक आखिरी डर भरी कमांड देकर खत्म की। वो दोनों मिलकर उस गंदे भ्रष्ट दुनिया को पूरी तरह से पलट देंगे जिसको वो सो कॉल्ड गॉड्स अभी चला रहे हैं। इस नाटक के साथ वो परेशान करने वाली याद अचानक गायब हो जाती है। देखो, वापस इस बुरे वक्त में बाई आखिरकार उस डेड सोल जनरल को आखिरी वार देता है। उस बड़े मॉन्स्टर को ताकत से बीच से चीर देता है। सिस्टम तुरंत उस साफ किल की पुष्टि करता है और उसको शानदार 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट से रिवॉर्ड करता है। यार, उस तेज लड़ाई के बाद सिस्टम मैसेजेस की एक शानदार बारिश बाई के जबरदस्त ग्रोथ को पक्का करती है। उसने सफलतापूर्वक पावरफुल S रैंक आइटम मैसेंजर सोल को अनलॉक कर लिया है और उसके खास प्रोफेशंस को बहुत बड़े अपग्रेड्स मिले हैं। उसके न्यूक्लियर वॉरियर और क्लाउड एलिमेंट मेज क्लासेस दोनों बी क्लास पर पहुंच गए हैं और उसका बिल्कुल नया स्टेलर मेज पहले ही एक मजबूत C क्लास है। थका हुआ और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बाई ही खुद को एक और जरूरी नोटिफिकेशन देखने के लिए मजबूर करता है। उसमें लिखा था कि मैसेंजर सोल को अनलॉक करने की जरूरी शर्तें पूरी हो चुकी हैं और अब धोखेबाज हीरोज टावर ऑफिशियल तौर पर शुरू हो चुका है। उसका बहुत छोटा सा ठीक होने का वक्त सैमुअल की विशाल गुस्से से भरी फॉर्म से जोर से रुकवा दिया जाता है, जो अभी भी तेज गोल्डन लाइटनिंग के साथ दहक रहा था। वो डीमन किंग पूरी तरह से गुस्से में था कि बाई ने उसके उस धोखेबाज जनरल को लंबा खींचकर टॉर्चर करने को इंटरप्ट करने की हिम्मत की। उसकी आंखें गुस्से से सचमुच चमक रही थीं। उसने सीधे बाई पर एक गरजने वाली दहाड़ छोड़ी, गुस्से से पूछा कि वो कौन है जो उसके इंसाफ में दखल दे रहा है। लेकिन बाई उस इतने ज्यादा प्रेशर का सामना करते हुए भी एक सोचने वाले, जांचने वाले एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखता है। सैमुअल का विशाल दबाने वाला ऑरा तुरंत बाई को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटी। एमसी पक्का पीछे नहीं हट रहा था। उसने एक तेज बगावती गुस्से से ऊपर देखा और मजबूती से कहा कि उनकी ओरिजिनल डील में यह शर्त थी कि सैमुअल को सेना को तुरंत बर्बाद करना होगा। चूंकि सैमुअल ने स्वार्थ से अपनी सजा देने की खुशी के लिए लड़ाई को लंबा खींचा, बाई ने तर्क दिया कि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो खुद इस काम को पूरा करे। सैमुअल बाई की इस हिम्मत पर बहुत गुस्से में था। पूछा कि क्या ये छोटा सा इंसान सचमुच सोचता है कि वो शर्तें तय कर सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डीमन किंग को आजाद करवाया है। अपने जख्मों के तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए बाई धीरे और सोच समझकर खुद को वापस अपने पैरों पर खड़ा करता है। उसने शांति से लेकिन जोर देकर सैमुअल को याद दिलाया कि वो अकेले इस पावरफुल कन्फाइनमेंट जोन से भाग नहीं सकता। उसने ध्यान से समझाया कि ये पूरा टावर कॉम्प्लेक्स खास तौर पर डीमन किंग की ज्यादातर पावर को दबाने के लिए स्ट्रेटेजिकली बनाया गया था। बाई ने फिर मुश्किल चुनाव दिया। सैमुअल या तो अभी उसे मार सकता है और हमेशा के लिए यहाँ फंसा रह सकता है, या वो बस उसकी बात सुन सकता है। सैमुअल तुरंत चुप हो जाता है। उसका गुस्सा एक तेज लेजर फोकस्ड घूरने में बदल जाता है जब वो उस मामूली इंसान को जांचता है जिसने उसको चैलेंज करने की हिम्मत की। ये समझकर कि आखिरकार उसको डीमन किंग का पूरा ध्यान मिल गया है, बाई अपना अल्टीमेट सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक कार्ड निकालता है। उसने सिर्फ एक सबसे जरूरी सवाल पूछा, क्या तुम उस बदनाम बेल्फेगोर को याद करते हो? कसम से, बेल्फेगोर का नाम सुनते ही सैमुअल बिल्कुल दंग रह जाता है। उसका पहले वाला गुस्सा तुरंत भूल जाता है और वो बाई पर टिक जाता है।
बाई जल्दी से समझाता है कि उसका यहाँ होना बिल्कुल भी कोई अचानक संयोग नहीं है। सैमुअल को ढूंढना और सफलतापूर्वक आजाद करना एक बहुत जरूरी वादा था जो उसने खास तौर पर उस लेजेंडरी बेल्फेगोर से किया था। अभी भी हवा में डरावने तरीके से तैरता हुआ सैमुअल लॉजिकल सवाल पूछता है, एक मामूली इंसान ऐसे डीमन किंग को कैसे जान सकता है? एक ड्रामेटिक जवाब में बाई अपने दिल पर हुडी को कसकर पकड़ता है। वो सीधे सैमुअल को देखता है और हैरानी वाली सच्चाई बताता है, उसका ये दिल और जिंदगी का ये कीमती दूसरा मौका दोनों ही बेल्फेगोर ने खुद दिए थे। एक पक्के इरादे के साथ बाई कहता है कि वो किसी भी डीमन किंग का कर्जदार रहना नहीं चाहता। वो साफ करता है कि सैमुअल को सफलतापूर्वक आजाद करना उस खतरनाक सौदे को निभाने का बस पहला जरूरी कदम है। सैमुअल, जिसका गुस्सा पूरी तरह तेज जिज्ञासा में बदल चुका था, शांति से बाई के अगले प्लान के बारे में पूछता है। बाई पूरे विश्वास से आगे देखता है और ऐलान करता है कि उसका मास्टर प्लान है कि वो उनके दुश्मनों के इलाके के अंदर एक पूरी तबाही, कैटास्ट्रोफी मचा दे। अपने गुस्से वाले अग्रीमेंट को सफलतापूर्वक फाइनल करने के बाद वो उस सूनी जेल से निकलते हैं और एक विशाल चट्टान के किनारे पर कदम रखते हैं। इस ऊंची जगह से वो अबिस के बहुत अंदर फैली हुई पूरी तरह से बर्बाद शहर को देखते हैं, जो टूटी हुई इमारतों और अजीब चमकते हुए ब्लू क्रिस्टल्स का एक उदास मंजर था। सैमुअल बहुत गहरे दुख के साथ समझाता है कि ये भूला हुआ बड़ा शहर कभी उसके लोगों का जिंदा शहर हुआ करता था। जैसे ही वो धीरे से उन खंडहरों में कदम रखता है, वो अपने ट्राइब का दुखद इतिहास बताना शुरू करता है। उसने समझाया कि बहुत सालों पहले उसने पूरे डीमन ट्राइब को सालों लंबे थका देने वाले सफर पर गाइड किया था। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें ये परफेक्ट जगह मिली, एक शानदार घर जहां मैजिक क्रिस्टल्स और कच्ची पावर भरी थी, लेकिन उनकी लंबे वक्त से चाही हुई शांति बहुत कम वक्त के लिए ही रही। उनके बसने के तुरंत बाद गंदे हमलावर, जिन्होंने खुद को गॉड ट्राइब कहने की हिम्मत की थी, वो एक विशाल सेना के साथ आए और तुरंत उस जमीन को अपना घोषित कर दिया। सैमुअल का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है जब वो उस तबाही वाले सरप्राइज अटैक को याद करता है। गॉड ट्राइब ने उनके लोगों पर बेरहमी से हमला किया जब वो अपना बिल्कुल नया घर बना रहे थे। इसका नतीजा एक पूरी तबाही और संपूर्ण मारकाट निकला। उनकी पवित्र जमीन चुरा ली गई और डीमन ट्राइब बुरी तरह हार गया और जबरदस्ती गुलामी में धकेल दिया गया। हमलावरों ने जल्दी से उनके चुराए हुए घर को बड़े स्काई सिटी में बदल दिया, जो 2 अलग लेयर्स में डिवाइडेड थी। ऊपर एक विशाल तैरता हुआ शहर और नीचे दबाने वाला अंधेरा अबिस। उसने दोनों जोन्स के बीच के डरावने अंतर को खुलकर बताया। अपर लेयर, जो बिल्कुल साफ सुथरी थी, वो सिर्फ खुद को गॉड ट्राइब कहने वालों के लिए लग्जरी से भरा हुआ पैराडाइज था। देखो, तब तक नीचे का जो लेयर था, वो अबिस, उसको एक भयानक बहुत बड़ा प्रिजन बना दिया गया था। वो प्रिजन उनके लोगों और उन गुस्से वाले इंसानों को रखने के लिए था जो उन जालिम गॉड्स के खिलाफ खड़े हुए थे। यार, उनको हमेशा के लिए कैद रखने के लिए गॉड ट्राइब ने एक ऐसी ताकतवर, जबरदस्त मैजिकल बैरियर खड़ी कर दी थी जिसको तोड़ना नामुमकिन था। जो गुलाम लोग थे, उनको रुकने ना वाला बहुत ही मुश्किल हार्ड लेबर करना पड़ता था। कुछ लोग तो सच में बड़े बड़े मैजिकल मशीन से बंधे हुए थे और उनकी लाइफ फोर्स को निचोड़कर एक ताकतवर एनर्जी सोर्स की तरह निकाला जा रहा था। फिर सैमुअल ने इस सब दर्द और तकलीफ के पीछे का घटिया और जालिम मकसद बताया। अरे भाई, कैदियों से जो भी ज़रूरी एनर्जी ज़बरदस्ती निकाली जाती थी, वो स्काई सिटी को ऊपर हवा में तैराने के लिए और उन ऐश परस्त गॉड्स की शान और शौकत वाली ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल होती थी जो ऊपर बैठकर आराम फरमा रहे थे। उसने उदासी से बंधे हुए एक डीमन के कंकल को देखा। उसको इस बड़े अन्याय से बहुत दर्द हुआ। वो दुखी होकर बोला कि इन लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको इतना जलील और दबाया गया है कि वक्त के साथ बहुत से लोग तो अपनी पहचान ही भूल चुके हैं। सैमुअल ने आखिरकार खुलकर अपने पिछले कैद की सच्चाई बताई। क्योंकि वो खुद को गॉड ट्राइब रैंकर्स कहने वाले लोग उसको सीधे सीधे हरा नहीं पाए, तो उन्होंने डरपोकों की तरह उसको इस गुप्त ऐसी प्रिजन में बंद कर दिया जहां से निकलना नामुमकिन था, जब तक अपना MC बाई यहाँ नहीं आ गया। सैमुअल का गुस्सा साफ दिख रहा था। वो दहाड़ते हुए बोला कि अगर गॉड ट्राइब ने उसको कैद ना किया होता तो शायद वो उसे इतना दर्द देते कि वो उनका टूट चुका हुआ सिर्फ हुक्म मानने वाला गुलाम बन जाता। यार, इतने सारे कंकलों के बीच खड़े होकर बाई ने गुस्से से कहा कि ये जिसको लोग स्काई सिटी बोलते हैं, वो असल में उनकी ओपी वर्सेस कमज़ोर दुनिया की सबसे भयानक सच्चाई है। अपना MC समझ रहा था कि उनका ये जीवन कितना अन्याय भरा है, जहाँ ताकतवर एलीट लोग सबके ऊपर तैरते रहते हैं और नीचे की जनता के दर्द को घमंड से देखते हैं। उसका आखिरी और डरावना नतीजा ये था कि इस गंदी सिस्टम में इंसाफ यानी जस्टिस तो हमेशा से ही एक झूठ रही है। फिर वो दोनों एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हुए, जो असल में पूरी स्काई सिटी को चलाने का सेंट्रलाइज्ड पावर कोर था।
इस विशाल बिल्डिंग को देखकर बाई को एहसास हुआ कि ये एक ही पावर सोर्स होने की वजह से उनका हमला यानी अटैक का प्लान और आसान हो जाएगा। सैम्यूल उसको हैरानी से घूरने लगा तो बाई ने अपनी बहुत ही खतरनाक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी बताई। उसने सैम्यूल को अबिस में रुकने का काम दिया ताकि वो सभी कैदियों को आजाद करे और मेन एनर्जी फर्नेस को तबाह कर दे। और उसी वक्त पर बाई ऊपर के लेयर में जाकर उस बड़े डायमेंशनल बैरियर को गिरा देगा जिसने सबको फंसा रखा है। सैम्यूल ने तुरंत एतराज किया। उसने बड़े दिक्कत का इशारा करते हुए बाई को चेतावनी दी कि इतनी बड़ी बैरियर को अकेले तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। उसने जोर देकर कहा कि गॉड ट्राइब कभी भी ऐसा कैदखाना नहीं बनाएगा जिसको इतनी आसानी से अंदर से ही तोड़ा जा सके। अपनी ओपी वाली कॉन्फिडेंस से बाई ने बस सर हिलाया और सबसे बड़ा राज खोला। वो अकेले काम नहीं कर रहा था, उसने तो इस वक्त से बहुत पहले ही जरूरी प्लान सेट कर दिए थे। उसके आंखों में आग और पक्का इरादा था। जब उसने कसम खाई वो खुद इस जीते जागते नर्क में फंसी हर एक आत्मा को आजाद करेगा। उस उड़ते हुए शहर के बीच खड़े शानदार लेकिन खतरनाक टावर ऑफ गॉड की तरफ देखते हुए बाई ने अपना आखिरी और भयानक मकसद घोषित किया। वो उस पूरे ढांचे को गिराकर ही दम लेगा। डंजन के गहरे जंगल में सिस्टम ने एक डराने वाली चेतावनी दिखाई। फाइनल बॉस एक लेवल 36 बी क्लास सोल रीपिंग कॉर्प्स है। कलिवन के बाकी टीममेट्स डर से हिल नहीं पाए और सूट पहने घमंडी स्टूडेंट ने तुरंत हिसाब लगाया कि अगर हर कोई लड़ने वाला मिल भी जाए तो भी जीतना नामुमकिन है। यार वो तेज तेज कांप रहा था क्योंकि वो समझ चुका था कि कमजोर सी क्लास अवेकनर्स ताकतवर बी क्लास रेड बॉस के सामने बस खाने का सामान है। जंगल की जमीन पर पड़ी कलिवन की सूखी डरावनी लाश इस बात का सबूत थी कि मॉन्स्टर में कितनी ज्यादा मारने वाली ताकत है। जब सब गड़बड़ हो रही थी तो हुडी पहने हुए स्टूडेंट ने सबको एक साथ लाने के लिए एक बेचैन मोटिवेशनल स्पीच देने की कोशिश की। अपनी स्पीयर निकालते हुए उसने अपने डरे हुए टीममेट से गुजारिश की कि वो अपना डर छोड़ दे और सुझाव दिया कि अगर वो अपनी एबिलिटीज मिलाकर लड़ेंगे तो शायद थोड़ा सा मौका मिल जाए। लेकिन इस खुशफहमी वाले सुझाव का तुरंत गुस्से से विरोध हुआ। वो घबराया हुआ सूट पहने स्टूडेंट चिल्लाया। उसने स्पीयर वाले को पागल बताया और चिल्लाया कि वो कोई आम लोग नहीं है जिनकी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद की जा सके। वो रोने लगा, चीखते हुए बोला कि वो एक एलीट एकेडमी के प्रिविलेज्ड नोबल्स हैं और अगर उसको पता होता कि सिस्टम इतना जानलेवा है तो वो कभी साइन अप नहीं करता। जब वो अमीन बच्चे बेकार में बहस कर रहे थे तो विशाल सोल रीपिंग कॉर्प्स आराम से नीचे झुका और लालच से कलिवन की बूंद रिमेनिंग लाइफ फोर्स को चूसने लगा। छी! उस डरे हुए स्नॉब ने क्रीचर की तरफ इशारा किया, चिल्लाते हुए बोला, क्या ये तुमको किसी आम डंजन ट्रैश जैसा लगता है जो तुमने पहले देखा हो? वो तुरंत पलटा और भाग गया। पीछे मुड़कर चिल्लाया कि वो जरूरतमंद आम लोग नहीं है जो थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान दांव पर लगाएं। स्पीयर वाला स्टूडेंट गुस्से से लाल हो गया। वो दहाड़ते हुए बोला कि बात तो पैसों की कभी थी ही नहीं। उसने गुस्से में अमीर स्टूडेंट्स को डांटा और उनको हुक्म दिया कि वो अपनी इस आरामदायक झूठी दुनिया से बाहर निकल जाएं। उसने अपने हथियार को कस के पकड़ा और दिल तोड़ने वाली सच्चाई बताई। वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे। उसको वो वक्त याद आया जब दो भयानक नकाबपोश उसके घर आए थे और उसकी बीवी को इस जानलेवा हंटिंग कंपटीशन के लिए चुने जाने पर घमंड से बधाई दे रहे थे। उसको याद है कि वो घबरा गया था और उन लोगों से मिन्नतें कर रहा था। बताया कि उसकी बीवी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और वो अभी भी दूध पिला रही है। एक आखिरी कोशिश में उसने अपनी बीवी की जगह खुद को कुर्बान करने की पेशकश की, लेकिन उनका जवाब सबसे डरावनी धमकी थी। क्या तुम ताकतवर गॉड ट्राइब की बात नहीं मान रहे हो? जैसे ही वो भयानक याद गायब हुई उसने बाकी बचे प्राइवेट एकेडमी स्टूडेंट्स को देखा। सब तेजी से कांप रहे थे और छोटे से चट्टान के दरार में घुसे हुए थे। उसने अपने दांत भींचे। ये कड़वा एहसास उसको जोर से लगा। ये हंटिंग कंपटीशन तो गॉड ट्राइब के गंदे मनोरंजन के लिए बनाया गया सिर्फ एक भयानक कत्लेआम है। अरे भाई, वो उन बोर और जालिम गॉड्स के लिए बेचारे मोहरे और खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत ऊपर शानदार स्पेक्टेटर बूथ में नोबल्स बड़े बड़े प्रोजेक्शन स्क्रीन्स पर आराम से खूनी मंजर देख रहे थे। एक बहुत ही घटिया नोबल ने सीधा स्क्रीन की तरफ इशारा किया और हिस्टेरिकली हंसने लगा। पार्टिसिपेंट्स के डर पर मजाक बना रहा था। वो घिनौने आउट ट्विंस एज और अली जोर से हंस रहे थे। इस भयानक कत्लेआम को अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार कॉमेडी शो समझ रहे थे। वो मॉन्स्टर पर चिल्लाए, उसको जल्दी करने और क्लाइमैक्स तक पहुंचने को कहा। वो इस जानलेवा गेम का सबसे एक्साइटिंग पार्ट देखने के लिए उतावले थे। स्पेक्टेटर्स की घटिया और जालिम हंसी के बीच शिन डेविस बिल्कुल अकेला खड़ा था और चुपचाप ठंडी नजरों से सब इवेंट्स देख रहा था। वापस जमीन पर बाकी बचे प्राइवेट एकेडमी स्टूडेंट्स अपने छुपने की जगह में घुसे थे और डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। एक स्टूडेंट डर से हकलाते हुए सीधी बात बोली, क्रीचर ने सच में अभी अभी कलिवन को खा लिया। उनका डर बहुत तेजी से बढ़ गया जब विशाल सोल रीपिंग कॉर्प्स ने अपना घटिया नश्ता खत्म किया और धीरे से अपना बड़ा सर उनकी छुपने की जगह की तरफ घुमाया। बॉस की नजर उन पर जम चुकी थी और उसके चेहरे पर एक चौड़ा, भयानक, दांत भरा मुस्कुराहट फैल गई जब उसने फुसफुसाया, मुझे खून की बू आ रही है। उसकी डरावनी नजर तुरंत उस जख्मी औरत पर ठहर गई जिसके पैर में पट्टी बंधी थी। उसको बहुत देर बाद एहसास हुआ कि उसके जख्म की वजह से ही मॉन्स्टर उनकी तरफ खिंचा चला आया।
एक जमीन हिला देने वाली दहाड़ निकालते हुए क्रीचर आगे लपका। उसके तेज रेजर शार्प लिम्स मारने के लिए तैयार थे। स्पीयर वाले का पैनिक अब प्राइमल हो गया। वो अपनी बीवी का नाम चिल्लाया और तेजी से उसकी तरफ लपका। जैसे ही उस सोल रीपिंग कॉप्स का चमकदार जानलेवा क्लॉ लगने वाला था, अरे भाई, वो आदमी बिना सोचे समझे कूद गया अपनी पत्नी को खुद के शरीर से बचाने के लिए। उस बड़े से अंग ने उसके सीने को चीर दिया और उसने अपनी चीख रोक ली। उसके सच्चे प्यार ने उसको उस जानलेवा हमले से बचा लिया। उसकी पत्नी तो बस पीछे हो रहे उस खून खराबे को देखती रह गई। डर के मारे उसकी जबान बंद हो गई थी। यार, वो बी क्लास बॉस बहुत ही जालिम था। उसने उस घायल आदमी को अपने अंग से ऐसे झटका दिया जैसे वो कोई बेकार धूल हो। वो जोर से उस ठंडी सख्त जमीन पर गिरा, जबकि उसकी पत्नी की दर्द भरी चीख हवा में गूंज उठी। वो घायल औरत वहीं जमकर बैठ गई, अपने पति की इस बड़ी कुर्बानी पर सदमे में खुलकर रो रही थी। देखो, वो सूट पहना हुआ स्टूडेंट तो एक छोटी सी चट्टान के पीछे छुपा रहा, अपने डर को दबा रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर अब उस बेचारी औरत के ऊपर मंडराने लगा था। अपने बढ़ते हुए खून के तलब से वो मर रहा पति कमजोरी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, आखिरी बार अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो जीव उसके पास आता है, उस भयानक जानवर ने अपना बड़ा दांतों से भरा मुंह खोला, अपने अगले बेचारे शिकार को खाने के लिए तैयार था। तेजी से खून बह रहा था और पति बस धीरे से दिल तोड़ने वाली आवाज में नो कह पाया, क्योंकि उसने देखा कि वो उसको बचा नहीं पाया। अरे तभी, जैसे ही वो डरावना मॉन्स्टर एक फेटल हिट करने वाला था, धम, एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा उसके सर के बगल में लगा और वो जीव बिल्कुल हल्के से डिसबैलेंस हो गया। फिर एक शख्सियत जो चमकते हुए ब्लू आइस आर्मर में थी, वो क्लाउड वॉरियर स्किल का इस्तेमाल करते हुए तेजी से हवा में उड़ गई। हवा से उसने नीचे खड़े सोल रीपिंग कॉप्स पर बहुत तेजी से बड़े तेज आइस स्पीयर्स की बारिश कर दी। ये जमा देने वाले प्रोजेक्टाइल्स तेज बरसते हैं और आसानी से मॉन्स्टर के अनडेड शरीर को चीर देते हैं। वो ओपी अटैकर बहुत ही शांति से नीचे उतरा, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही गुस्से और गंभीरता में था। सिस्टम ने तुरंत एक नोटिफिकेशन दिखाया जिसमें इस ताकतवर शख्स को गैनिक्स बताया गया, जो मशहूर जिन फैमिली से आया हुआ भगवानों का आशीर्वादित वॉरियर था। वो शार्प सूट में स्टूडेंट जो घबराकर चट्टान के पीछे से झांक रहा था, उसने तुरंत उस रैंकर को पहचान लिया और चिल्लाकर बोला कि ये आदमी तो ग्लोबल लीडर बोर्ड पर नंबर 1 रैंकर है। बाकी बचे हुए लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिला। वो होशियारी से अपनी छुपने की जगह से बाहर निकले, ये सोचकर कि उनका बुरा सपना अब खत्म हो गया है। लेकिन गैनिक्स उस घायल मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल शांत खड़ा रहा और फिर उसने उनकी सारी उम्मीद तोड़ दी। उसने उस डरे हुए ग्रुप को ठंडे तरीके से बताया कि उनकी किस्मत उसी पल तय हो गई थी जब उन्होंने इस घटिया बैटलफील्ड में कदम रखा था। उस मरे हुए मॉन्स्टर को देखते हुए उसने घोषणा की कि कोई भी इस भगवानों द्वारा बनाए गए डरावने गेम से बच नहीं सकता। उसकी ये ठंडी बात मोनोलॉग एक गुस्से वाली छिपी हुई आवाज से रुक गई जो उसके ईयरपीस में आ रही थी। वो आवाज पूछ रही थी कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गया और सारा एंटरटेनमेंट खराब क्यों कर दिया। वो शार्प सूट वाला स्टूडेंट गैनिक्स को देखता रहा, इन अंधेरे शब्दों से बहुत उलझ गया था और उसने हिचकते हुए पूछा कि उसके कहने का क्या मतलब है। कहीं और अली ऑड फीड देखते हुए रोने लगा, शिकायत कर रहा था कि उसके परिवार के चुने हुए वॉरियर ने उनका सारा मजा खराब कर दिया। लेकिन राग जिन तो बस एक बुरी मुस्कान के साथ आगे झुका और आराम से अली को बोला कि वो स्ट्रेस ना ले, क्योंकि उसने एक बेहतर आइडिया सोच लिया है। पूरे क्रूर उत्साह के साथ उसने जिद की कि वो एक नया तमाशा देखना चाहता है जो और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो। गैनिक्स पूरी तरह से शांत खड़ा रहा जब वो इन खराब नए ऑर्डर्स को समझ रहा था। राग जिन की डरावनी आवाज ने उसको हुक्म दिया कि वो मॉन्स्टर को पूरा नजरअंदाज करे, तुरंत पीछे मुड़े और वहीं उस औरत को एग्जीक्यूट कर दे जिस औरत के पति ने अभी अभी उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। वो अब पूरे खुली आंखों वाले घबराहट में देखती है। उसकी वो पल भर की उम्मीद तुरंत गहरी डर में बदल गई, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि अब वो प्राइम टारगेट है। यार, इधर एमसी के पास बाई सैम्यूल को समझाना शुरू करता है कि उन सबको फंसाने वाले उस मजबूत बैरियर को तोड़ने के लिए उसको अभी अपर लेयर में वापस जाना होगा। सैम्यूल ने तुरंत बहुत ज्यादा शक दिखाया और एमसी को चेतावनी दी कि वो अकेले इतने बड़े बैरियर को नहीं तोड़ सकता। उसने जोर देकर कहा कि गॉड ट्राइब कभी भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा जिसको अंदर से इतनी आसानी से तोड़ा जा सके। एक विश्वास से भरे पक्के इशारे के साथ बाई ने बताया कि वो अकेले काम नहीं कर रहा है और उसने यहाँ आने से पहले ही सारी जरूरी तैयारियां कर ली थी। एक तेज जलती हुई डिटर्मिनेशन के साथ उसने वादा किया कि वो खुद हर प्रिजनर को इस हेलिश लोकेशन से आजाद करेगा और उनकी सुरक्षित वापसी उनकी असली
पूरी दुनिया में सुनिश्चित करेगा। फिर बाई ने अपना अविश्वसनीय बहुत बड़ा अल्टीमेट गोल घोषित किया। वो पूरे बदनाम टावर ऑफ गॉड को फिजिकली टेयर डाउन कर देगा। सैम्यूल तो इस इंसानी एमसी से निकलने वाले इस ढीठपन और इनक्रेडिबल एम्बिशन से पूरा हैरान रह गया। उसके चेहरे पर हल्की प्रभावित मुस्कान आई और उसने अपने आप में सोचा कि जिसको बेल्फेगोर ने चुना है वो सच में एक दिलचस्प व्यक्ति होगा। बाई ने फिर से डीमन किंग की तरफ देखा और आराम से उसको याद दिलाया कि उसका एक वादा अभी पूरा होना बाकी है, एक कंडीशन मानने का। उस बड़े कर्ज को मानते हुए सैम्यूल के पूरे शरीर में बहुत तेज, आंखों को चकाचौंध करने वाली सुनहरी लाइटनिंग की लहर फूट पड़ी। उसने बड़े नाटकीय अंदाज में घोषणा की कि वो खुद इस वादे को पूरा करेगा और शुक्रिया के तौर पर बाई को अभी एक इनक्रेडिबल गिफ्ट देगा। जैसे ही उसकी हथेली में ताकतवर गोल्डन एनर्जी जोर से करकरा रही थी, डीमन किंग अपने लॉन्ग स्टैंडिंग वादे को पूरा करने की तैयारी करता है। सैम्यूल ने समझाया कि बेल्फेगोर ने बाई को जो ताकतवर दिल दिया है उसमें सभी तरह की एलिमेंटल पावर को एब्जॉर्ब करने की यूनिक एबिलिटी है। फिर उसने अपना स्टैगरिंग इरादा घोषित किया। वो सारी एलिमेंटल एनर्जी जो उसने जेल में इतने सालों तक धीरे धीरे स्टोर की है वो सीधे एमसी में पोर कर देगा। तुरंत ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइटनिंग ने बाई को घेर लिया, जिसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और उस डरावने डीमन किंग से एनर्जी का वो ओवरवेलमिंग ट्रांसफर स्वीकार कर लिया। सिस्टम नोटिफिकेशंस तेजी से चमके, जिससे कंफर्म हुआ कि उसका एलिमेंटल पावर गेज अब पूरा फुल हो चुका था और उसके शरीर से ब्रिलियंट गोल्डन पावर की एक बहुत बड़ी लहर बर्स्ट हुई। द सिस्टम ने गर्व से अनाउंस किया कि बाई ने सक्सेसफुली एक ब्रांड न्यू इनक्रेडिबली पावरफुल प्रोफेशन इलेक्ट्रिक एलिमेंट मेज को अवेकन कर लिया है। सुनहरी लाइटनिंग के घेरे में खड़े बाई को ये एहसास हुआ तो वो स्टन रह गया कि इस पावर ट्रांसफर ने इंस्टेंटली इलेक्ट्रिक एलिमेंट की हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। वो प्योर अमेजमेंट में देखता है, ये समझकर कि उसने अभी अभी अपना पहला हाईली कवेटेड गोल्ड टियर प्रोफेशन हासिल कर लिया है। लेकिन सैम्यूल का ये इनक्रेडिबल गिफ्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने बाई को एक और क्रूशियल आइटम लेने को कहा और एक छोटी सी इंट्रिकेटली डिजाइन्ड रिंग दिखाई जो सॉफ्टली पर्पल एनर्जी के साथ पल्स कर रही थी। उसने अपनी पर्सनल डीमन रिंग आराम से बाई के हाथ में रख दी और समझाया कि इसका प्राइमरी फंक्शन एक लिमिटलेस स्टोरेज डिवाइस का है और ज्यादा जरूरी उसने स्ट्रेस दिया कि ये रिंग बाई की आवाज को सीधे इंस्टेंटली उस तक ट्रांसमिट कर सकती है। उसने फर्दर एक्सप्लेन किया कि अगर बाई सिंपली रिंग को कॉल आउट करेगा तो डीमन किंग इंस्टेंटली एमसी की एग्जैक्ट लोकेशन को सेंस कर लेगा। इस सीरियस एक्सप्लेनेशन के बाद डीमन किंग ने एक इनक्रेडिबली सॉलम वॉव किया। अपने एंशिएंट सीने पर हाथ रखकर उसने प्रॉमिस किया कि बाई कहीं भी लोकेटेड हो, जिस एब्सोल्यूट मोमेंट वो एमसी को हेल्प के लिए कॉल आउट करते हुए सुनेगा वो इमीडिएटली उसके साइड में रश कर आ जाएगा। इस शिफ्ट से थोड़ा कंफ्यूज्ड बाई ने पूछा कि डीमन किंग ने खुद को लियू यून क्यों कहा, जबकि एमसी को लगा था कि उसका नाम सैम्यूल है। डीमन किंग ने कामली एक्सप्लेन किया कि सैम्यूल ही उसका ओरिजिनल और पब्लिक नेम था। एक दुखी डिटर्मिन्ड लुक के साथ उसने क्लैरिफाई किया कि कुछ पेनफुल इवेंट्स के चलते उसने अपना नाम बदलकर लियू यून कर लिया था। ये एक सीक्रेट आइडेंटिटी है जिसको बस कुछ वेरी सिलेक्ट फ्यू ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स को ही पता है। अरे भाई, बाई ने इस गहरी बात को एकदम मस्त गरम जोशी वाली मुस्कुराहट के साथ मान लिया और आखिरकार उसको उसके असली नाम लियू यून से पुकारा। जब उनका शक्तिशाली वादा पैक्ट पूरा हो गया तो बाई जाने के लिए तैयार हो गया। सिस्टम ने कंफर्म किया कि वो अब वापस अपने प्राइमरी फ्लावर एलिमेंट समनर प्रोफेशन में स्विच हो चुका है और एक हल्का नीला ऑरा उसके पैरों के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसने लियू यून को सख्ती से बताया कि कीमती वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है और उसको तुरंत टावर के ऊपरी लेवल पर वापस जाना होगा। उसने एक आखिरी बहुत जरूरी निर्देश दिया, जिस पल वो बैरियर टूटता है लियू यून को जिम्मेदारी लेनी है और हर फंसे हुए इंसान को इस भयानक जगह से बाहर निकालना है। फिर बाई ने अपना शानदार उड़ने वाला माउंट, वो विशाल और तेजी से चमकने वाला नीला पक्षी शाओलिन को समन किया। जैसे ही बाई भरोसे से उस क्रीचर की पीठ पर कूदा, लियू यून ने जोर से आवाज दी और बोला कि अगले वक्त जब वो मिलेंगे तो वो पक्का साथ में एक सेलिब्रेटरी ड्रिंक लेंगे। यार, हवा में ऊंचा उड़ते हुए बाई ने जोश से सहमत होते हुए चिल्लाकर जवाब दिया कि ये एक पक्का वादा है। उसको ऊपर जाते हुए देखते हुए एक गहरा और बहुत पक्के इरादे वाली मुस्कान लियू यून के चेहरे पर फैल गई, जैसे उसने बोला कि उन्हें सच में देवताओं के इस पूरे खेल के मैदान को एक बार में ही बर्बाद कर देना चाहिए। ऊंचाई पर बाई ने भी ठीक वैसी ही फीलिंग दिखाई, एकदम जबरदस्त इरादे के साथ, पूरी तरह से दुश्मन के पूरे दुनिया के निजाम को पलटने के लिए तैयार था। देखो, वापस उस पत्थरीली खाई में गैनिक्स मरे हुए मॉन्स्टर से दूर जाने लगा, लेकिन तब उसके ईयरपीस में एक जालिम आवाज ने उसको एक बार फिर से मुड़ने और उस डर से रोती हुई औरत का सामना करने का हुक्म दिया। राकजिन एकदम पागलपन वाली मांग कर रहा है। वो चाहता है कि गैनिक्स उसको वहीं सब ऑडियंस के सामने मार दे। अपने तेजी से जमा होते खून में लेटा हुआ उसका बेचारा मरते हुए शौहर कमजोरी से हाथ बढ़ाता है और बहुत बेचैनी से गैनिक्स से पूछने की कोशिश करता है कि वो आखिर आगे क्या करने वाला है।
कमलिंग पर वो जालिम बड़े लोग इस गंदे हुक्म की ढिठाई पर जोर जोर से हंस रहे हैं और गैनिक्स को एक तरह से हुक्म दे रहे हैं कि वो जल्दी करें और उनके इस गंदे मनोरंजन के लिए आखिरी वार दे। गैनिक्स एक दर्दनाक वक्त के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें छाया यानी शैडो में छिपी हुई थीं। फिर आखिर में उसने अपना हाथ कान की तरफ उठाया। एक बहुत डर देने वाली तेज हरकत से उसने अपनी आइस आर्मर्ड मुट्ठी बंद कर दी और कम्युनिकेशन डिवाइस को पूरी तरह से तोड़ दिया और उनकी परेशान करने वाली आवाजें हमेशा के लिए काट दी। उसके बाद वो डर से भरे हुए सर्वाइवर्स के ग्रुप की तरफ पलटा, उनको एकदम गंभीर नजर दी और हुक्म दिया कि वो तुरंत जोन से निकल जाएं, भले ही उन्हें इस बुरे सपने से बचने के लिए खुद को घसीटना पड़े। वीआईपी स्पेक्टेटर लाउंज में ऊपर वो बहुत बिगड़े हुए बड़े लोग स्क्रीन्स पर लाइव फीड को पूरे हैरान विश्वास न होने वाले ढंग से देख रहे थे। नीचे उस जालिम हंटिंग ग्राउंड्स में वो घायल औरत बस गैनिक्स की पीठ को घूर रही थी। उसके अचानक अनएक्सपेक्ट किए हुए दया के काम से पूरी तरह से उलझ गई थी और जोर से सोच रही थी कि उसके इस बात का क्या मतलब हो सकता है। रक जिन का चेहरा शुद्ध पूरे गुस्से से बिगड़ गया और वो अपने माने हुए चैंपियन पर जोर जोर से गालियां चिल्लाने लगा क्योंकि उसने उसके सीधे सीधे हुक्म को नहीं माना था। बिल्कुल उसके बगल में वो गंदे ऑडी ट्विंस एज और एली सदमे में पूरी तरह से जम गए थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक मामूली गॉड्स ब्लेस्ड में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो उनके खिलाफ बगावत करे। यार, बहुत गुस्से में आकर रक जिन जोर से अपनी चेयर से कूद गया, चिल्लाते हुए कि उसके हंटिंग डॉग ने ईयरपीस तोड़ने की हिम्मत कैसे की। उसने तुरंत कसम खाई कि वो इस अवज्ञा के लिए गैनिक्स को सबसे ज्यादा सख्त सजा देगा जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे ही उसका गुस्सा एकदम उबाल पर पहुंचा, ऑडी ट्विंस में से एक ने अचानक उसको रोका और जोश में आकर तेजी से लीडरबोर्ड डिस्प्ले की तरफ इशारा किया। उस बड़े से होलोग्राफिक स्क्रीन पर गैनिक्स अभी भी 950 पॉइंट्स के साथ आराम से पहले रैंक पर बैठा था, लेकिन डिस्प्ले अचानक ग्लिच हुआ और तेजी से स्टैटिक के साथ झिलमिलाने लगा। एक पल बाद एक पूरा अनएक्सपेक्ट किया हुआ नाम सामने आया और वो बड़े लोग एक साथ पूरे हैरानी में घूरने लगे। बाई यी का पहले वाला बड़ा स्कोर 750 पॉइंट्स वापस आ चुका था और उसने तुरंत उसको दूसरी रैंक पर पहुंचा दिया। यार, वो दोनों ट्विन सदमे में थे, एक दूसरे से गुस्से में पूछ रहे थे कि ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट जैसे जानलेवा जगह में घुसने के बाद भी वो जिंदा कैसे हो सकता है। इस सारे ड्रामा से बहुत दूर एमसी बाई यी उसी बहुत मना किए हुए जंगल के अंधेरे हड्डियों से भरे रास्तों पर अकेले शांति से चल रहा था। वो खुद से सोचता है कि ये पूरा जिसे हंटिंग कंपटीशन कहते हैं वो शुरू से ही कभी निष्पक्ष यानी फेयर नहीं था। उसको एहसास हुआ कि शुरू से ही ये बस एक जालिम टेढ़ा खेल रहा है जिसे उन अहंकारी सो कॉल्ड देवताओं ने बनाया और चलाया है। वो इस विस्तारित जालिम खेल में सब बेचारे मोरों पर ध्यान देता है। वो बहुत ताकतवर मॉन्स्टर्स जिन्हें जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा अफरा तफरी मचाने के लिए भेजा गया, और वो बेचैन अवेकनर्स जिन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए लगातार लड़ना पड़ता है। सुनहरी बिजली जोर से कड़कती है और उसके चारों तरफ स्पार्क करने लगती है जैसे ही वो पक्के तौर पर नतीजा निकालता है कि यहाँ मौजूद हर कोई एक प्लेयर है जो एक ऐसे साजिश वाले खेल में फंसा हुआ है जिसमें वो कभी अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बाई यी का चेहरा डर देने वाले इरादे के साथ जम जाता है जैसे वो बोलता है कि इस जानलेवा गेम में अभी भी सबसे जरूरी और खास पार्टिसिपेंट्स की कमी है। उसकी आंखें एक नई चकाचौंध कर देने वाली एनर्जी सोर्स के साथ शक्तिशाली तरीके से चमक रही थीं और उस ओपी रैंकर ने घोषणा की कि आखिर वो वक्त आ गया है जब देवताओं को खुद ही उनके ऊंचे तख्तों से जोर जबरदस्ती से नीचे घसीटकर उसी गेम में शामिल होने पर मजबूर किया जाएगा जिसे उन्होंने इतनी आसानी से बना दिया था।